नमस्कार, मैं हूँ गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बीएसपी द्वारा जाति गोलबंदी की जो मुहिम अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए शुरू करने की कोशिश की जा रही है। उस मुहिम के क्या निहितार्थ हैं और क्या उसको लेकर लोगों का रुझान है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं और समाज की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं 2013 से उत्तर प्रदेश में जाति सम्मेलनों के आयोजन पर हाईकोर्ट रोक लगाई थी और उसके बाद किसी भी राजनीतिक सम्मेलन को जाति आधार पर उसका नाम नहीं रखा जाना चाहिए था, नहीं रखा जा रहा था। लेकिन बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में जो अपना नया राजनीतिक कार्ड जो बीएसपी खेलने जा रही है, जिसमें वो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम गठबंधन को एक साथ करके अपना एक नया वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रही है, जैसा कि 2007 में भी उसने किया था और एक बार फिर वो इसी तरह की कोशिश कर रही है। और इस कोशिश की इस कड़ी का जो पहला सिलसिला जहाँ से शुरू होना था, वो अयोध्या से शुरू होना था और इसका नाम पहले ब्राह्मण सम्मेलन रखा गया था। लेकिन लखनऊ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा इसका विरोध किए जाने पर और कानूनी कार्रवाई इस नाम को लेकर कानूनी कार्रवाई की धमकी देने के बाद और राज्य के मुख्य सचिव और तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को इस बाबत पत्र लिखने के बाद बीएसपी अपने इस सम्मेलन का नाम बदलकर बुद्ध वर्ग सम्मान सम्मेलन जैसा कुछ एक अलग नाम इसको देने की कोशिश की गई। हालांकि आज अयोध्या में जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में सब कुछ वही हुआ जो एक जाति सम्मेलन में होता है। जिस तरह से एक इसको नाम भले ही कुछ भी दिया गया हो, लेकिन ये एक तरह से विशुद्ध ब्राह्मण सम्मेलन के तौर पर ही हुआ। ये सम्मेलन करने की जरूरत क्यों पड़ी, अयोध्या से ही इसकी शुरुआत क्यों हुई, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, नैतिक पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे सुधींद्र भदौरिया, जो कि बीएसपी का प्रतिनिधित्व करेंगे। सुधींद्र भदौरिया इटावा के एक प्रतिष्ठित समाजवादी परिवार से आते हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बीएसपी के लिए लंबे समय से बीएसपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब बातचीत की शुरुआत हम कर रहे हैं। सरद जी, से पहले मैं आपसे ही बात शुरू करना चाहता हूँ। जैसे कि अयोध्या से इस आयोजन की शुरुआत बीएसपी ने करने की है और सामान्यतः ऐसे आयोजनों में 2007 में हमने देखा जब तरह के आयोजन हुए थे, उसमें मुख्यमंत्री मायावती स्वयं मौजूद होती थी। लेकिन इस बार जिस तरह से वो अभी तक सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों से दूर रह रही हैं, तो आज कार्यक्रम की शुरुआत बीएसपी की जो एक इस तरह से जो दूसरे के नेता माने जाते हैं, नंबर 2 के नेता माने जाते हैं, सतीश मिश्रा, उन्होंने की। और इसके संकेत 2-3 दिन पहले लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और जो सोशल मीडिया में वक्तव्य के जरिए भी दे दिया गया था कि बीएसपी अब ब्राह्मणों की गोलबंदी करेगी और ब्राह्मणों और दलितों की गोलबंदी करेगी और इसके बूते अगला चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। 2007 में बीएसपी ऐसा कर चुकी थी। तो आपको क्या लगता है इस बार फिर से बीएसपी ने ये जो कोशिश की है, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? देखिए, बीएसपी जो अभी तक खामोश बैठी थी पिछले 2.5-3 साल से, तो कुछ हरकत कर नहीं रही थी। अखिलेश और मायावती दोनों ही ठंडे बस्ते में अपने आप को कोरोना के नाम पर, बहाना कोरोना का था, लेकिन कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो रही थी। और ये जो एकदम से हुई है, इससे शंका पैदा होती है कि भाई कुछ ना कुछ इसके पीछे, खाली ये सिंपल नहीं है जिससे बोल रहे हैं कि फिर से पुराना सोशल इंजीनियरिंग, ब्राह्मणों को जोड़ लेंगे और मुसलमान को जोड़ लेंगे, और मायावती बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट जैसी हालत में हो गई थी। आपने देखा 2017-19 में जो उनकी धीमे धीमे क्या काफी तेजी से ग्राफ गिरा है, और 19 में उन्होंने ये जरूर है कि अखिलेश के साथ मिलकर के ये उसका फायदा जरूर उनको मिला और उनके 2 से 10 सीटें हो गई पार्लियामेंट में, जो बहुत बड़ी बात है उनके लिए।
लेकिन आज भी जो जमीनी पकड़ थी उनकी अपने ही वोट बैंक पे, यानी कि दलितों के वोट, उसमें काफी सेंध लग चुकी है। 2014 में नरेंद्र मोदी का जादू चला उस पे, और अच्छी तादाद में उनका वोट जो है शिफ्ट हो गया बीजेपी। वही चीज 17 में रही, 19 में उन्होंने थोड़ा बहुत रिट्रीव किया है, वो भी जो कॉम्बिनेशन हो गया था अखिलेश और मायावती का इस वजह से। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई अल्टीमेट रिजल्ट निकलना है उनके फायदे में। इसके पीछे खेल कुछ और है। एक तो ये इस बात की आशंका जताई जाती है कि क्योंकि मायावती को समझा जा रहा है कि वो मदद कर रही हैं भाजपा की, तो आज की डेट में भाजपा के बारे में खासतौर से उत्तर प्रदेश में एक ये इम्प्रेशन हो गया है, इसको बंद करा लेना, ये इम्प्रेशन हो गया है कि वो मदद करना चाहती हैं भाजपा की, तो वो इसलिए जो है समस्या ये आ रही है कि वो अगर वोट इसका ब्राह्मण वोट को में डिवाइड क्रिएट कर देती हैं, क्योंकि अब मुमकिन है कि ब्राह्मण वोट योगी आदित्यनाथ के कारण बस भाजपा में ना जाए, क्योंकि एक आम धारणा बन चुकी है और कुछ ऐसे तमाम एक्शंस हुए हैं जिसकी वजह से ये धारणा बन चुकी है ब्राह्मणों में कि योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा प्रो ठाकुर हैं और ब्राह्मणों का इनके राज्य में काफी नुकसान हुआ है। और ये बात आज सतीश मिश्रा ने अपने भाषण में भी कही कि 400 ब्राह्मण मार दिए गए, तो वो और फर्दर कंपाउंड हो गई। तो ये जो इम्प्रेशन है उसकी वजह से अगर ये आ जाते हैं कि कुछ वोट में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करके और थोड़ा बहुत वोट इधर चला जाए, तो अगर ब्राह्मण वोट डिवाइड हो जाएगा बजाय इकट्ठा सपा में जाने के, जो कि जिसकी जाहिर है और किस पार्टी में जाएगा, कांग्रेस की स्थिति तो बहुत खराब है, तो उसका बेनिफिट जो है सपा को मिल जाएगा। तो अगर डिवाइड हो गया तो उसका फायदा सीधे भाजपा को मिलता है, क्योंकि उनके ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ कम होगी। ये एक है। और दूसरा ये कहा जाता है जिसके बारे में मेरा ख्याल पांडे जी बहुत विस्तार से बताएंगे, उनका मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बताया है कि इसके पीछे ये जो किया जा रहा है इसके पीछे कुबेर का खजाना है। उसके बारे में मैं डिटेल में ना बोलूं, वही बताएं तो ज्यादा अच्छा है। उनका बड़ा अच्छा एनालिसिस है उसके ऊपर कि किस तरीके से अपने आप को एक्टिव दिखला करके इस भाजपा बासपा के नेता जो हैं किस तरीके से बिल्कुल वाकई में कुबेर बना लिया है। जिस तरह की स्थितियां हैं, ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जो अगला विधानसभा चुनाव है वो काफी कांटे का मुकाबला उसमें होने की उम्मीद है। और ये समझा जा रहा है कि जिस तरह से इस बार उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने अपने को एक तरह से मुकाबले में अपने को उतार लिया है, और उसके बाद अब बसपा ने भी आज जिस तरह से अयोध्या में अपने कार्यक्रम के जरिए एक तरह से चुनावी अपना जो कार्यक्रम है उसको शुरू कर दिया। अब मुद्दा फिर वही है कि जाति सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन या प्रबुद्ध वर्ग सम्मान सम्मेलन जैसी किसी भी बात का आवरण लिया जाए, लेकिन बात सिर्फ जाति गोलबंदी की है। और मायावती ने 2007 में जिस तरह से कार्यक्रम किया था उसमें उन्होंने काफी हद तक ब्राह्मणों को जिस संख्या में उन्होंने टिकट दिए थे, उनके विधायक भी काफी अधिक बने और बीएसपी की सरकार बनाने में भी उसकी भूमिका रही। 2012 में हम देखें तो समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को बड़ी संख्या में टिकट दिए थे और नतीजा उनके अनुकूल रहा। और 2017 का चुनाव था उसमें ऐसा ही बीजेपी ने किया। अब मायावती फिर से अपना जो कार्यक्रम है उसको दोबारा शुरू करने जा रही हैं, ब्राह्मणों को एकजुट करने की कोशिश। पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये वाकई में ब्राह्मण समाज के हित की बात है, और या ये सिर्फ ब्राह्मण समाज के नाम पर बीएसपी या अपना राजनीतिक हित साधना चाहती है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये जो ब्राह्मणों का इधर दौड़ इधर आप 2-3 महीने से देख रहे हैं, उसमें हर आदमी ये समझ रहा है कि जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार और जिसमें योगी जी मुख्यमंत्री है, निश्चित रूप से ये अवधारणा पूरे प्रदेश में फैल गई
कि योगी जी से ब्राह्मण नाराज। उसके रीजन हो सकता है कि ब्राह्मणों का साथ देते हो या ये कोई विरोध ना करते हो, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है उससे आम ब्राह्मणों में ये हो गया है कि ये सरकार जो है ब्राह्मण विरोधी है। और इसका लाभ उठाने के लिए इस समय समाजवादी पार्टी भी और बहुजन समाज पार्टी भी दोनों इसको बिल्कुल लालायित है कि किस तरह से इस नाराजगी का फायदा उठा के हम ब्राह्मणों को अपने तरफ जोड़े। आज के घर पर आने के पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे ही ये कानपुर का वो विकास दुबे और उसकी पत्नी वो शिशु दुबे उसकी शशि दुबे चाहती खुशी खुशी खुशी। तो खुशी का जो मामला हुआ ये लगा जी। कि ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है, एक माहौल फैला। उसके बाद तुरंत ही एक जैसे माहौल फैला और ये लोग कहने लगे 400 ब्राह्मणों की हत्या हो गई और जगह जगह ब्राह्मणों की उपेक्षा की जा रही है, थानों में ब्राह्मणों को नहीं पूछा जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारी नहीं तवज्जो दे रहा है। और होता क्या है कि जब ये माहौल बन जाता है कि मुख्यमंत्री उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो उसी हिसाब से प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और प्रशासन भी उस हिसाब से व्यवहार करने लगता है। तो उनको लगा कि हर स्तर पर ब्राह्मणों की उपेक्षा हो। तो अब ये मौका इन लोगों के लिए था और इसीलिए अखिलेश ने तुरंत ही घोषणा कर दिया कि मैं 108 फीट की परशुराम की मूर्ति बनाऊंगा। और उस पर उन्होंने ब्राह्मणों के लिए नारायण को अपना समर्थन दिया। उन्होंने जातिवाद का फार्मूला चला दिया कि यादव मुस्लिम जय परशुराम। अब ये बताइए, यादव मुस्लिम और जय परशुराम, मुस्लिम के साथ जय परशुराम कहाँ फिट बैठते हैं, ये मुझे कोई आसानी से समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने चला दिया। अब इनका जो सतीश मिश्रा जी का है, सतीश मिश्रा जी इस फार्मूले में इनको इसकी जो मलाई मिल चुकी है, तो एक बार मलाई उनको मिल चुकी है तो वो समझते हैं कि इसी मलाई को फिर दोबारा जो है चढ़ाया जाए। तो आप जानते हैं ना कि बार बार हाड़ी जो है, नकली हाड़ी बार बार तो चढ़ती नहीं है, वो कहावत है। लेकिन मिश्रा जी उसी हाड़ी को फिर चढ़ाना चाहते हैं। अब मिश्रा जी कंडक्ट देखिए या मायावती कंडक्ट देखिए कि इनके साथ ब्राह्मण जाएंगे। अगर इन लोगों का ब्राह्मणों के प्रति इतना ही प्रेम रहता तो आपको ध्यान होगा कि मिश्रा जी के यहाँ बहुत सारे ब्राह्मण मेरे पास आए कि जब ये एमपी बने थे तो उसके बाद इन्होंने अपनी दौलत को अपना शौकत बढ़ाने में ही काम किया, बाकी आप ब्राह्मणों को तो ध्यान दिया नहीं। और वो जैसा मैंने कल के वीडियो में ही कहा है कि ये जो मायावती और सतीश मिश्रा जी के लिए तो ये जातवादी राजनीति या ब्राह्मणों की राजनीति उनके लिए कुबेर का खजाना है। मायावती जी ने 2007 में अपना जो डिक्लेरेशन भरा था उसमें उन्होंने डिक्लेरेशन में अपनी संपत्ति की घोषणा 52 लाख की थी और जैसे ही 12 में उन्होंने जब घोषणा की राज्यसभा में गई तो उन्होंने अपनी संपत्ति को 111 करोड़ घोषणा कर दी। उसी तरह सतीश मिश्रा जी ने जब 2010 में राज्यसभा में गए तो अपनी संपत्ति उनकी थी 20 करोड़ पति पत्नी की, और जैसे ही उन्होंने 2016 में घोषणा जो की राज्यसभा की नॉमिनेशन के लिए तो उनके खजाना हो गया 183 करोड़ रुपया। और प्रोफेशन देखिए, प्रोफेशन मायावती ने अपने डिक्लेरेशन में जो प्रोफेशन दिया वो पॉलिटिशियन का दिया, और सतीश मिश्रा जी ने जो अपना डिक्लेरेशन दिया वो पति और पत्नी दोनों वकालत करती है। आप ये बताइए गोविंद जी कि वकालत से 6 साल में 120 करोड़ से लेके 183 करोड़ रुपया किसी का संपत्ति हो जाए, मैं तो ये समझता हूँ कि दुनिया के पहले वकील होंगे पति पत्नी जिन्होंने इतना रुपया ये कमा। तो इसका मतलब है राजनीति का उपयोग इन्होंने इस तरह जातिवादी राजनीति का किया। ये ब्राह्मण अब समझ गया है कि इन लोगों ने अपनी संपत्ति को खजाने को बढ़ाने में इस राजनीति का हमारा जो हमने समर्थन किया था 2007 में मायावती को, उसका ये लाभ उठा के इन्होंने ऐसे स्थिति की। फिर दूसरी बात है कि उस समय जब मिश्रा जी के पास जब भी ब्राह्मण जाते थे तो उनके दरवाजे पे वो रजिस्टर लिखा होता था। सारे ब्राह्मण सत्ता में आ गए थे, बहुत पावर मायावती ने उनको दे दिया था और किंग मेकर के नाम से मशहूर हो गए थे वो 2007 में। तो लगा कि ये सारे ब्राह्मणों का कल्याण हो जाएगा, लिख के आते थे, उनके रजिस्टर भर जाते थे। लेकिन कभी मिश्रा जी ने किसी कॉल बैक नहीं किया और न किसी से बात किया। और मुझे तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि ये जो एडवोकेट है सतीश मिश्रा जी, कालिया जी बड़े सीनियर एडवोकेट है वहाँ के हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि मेरे तो मिश्रा जी के बड़े मित्र हैं, जब वो सत्ता में आए मैंने 40 बार उनको कॉल किया लेकिन उनका कॉल बैक नहीं किए मिश्रा। तो कालिया जी तो भी तो एक ब्राह्मण थे, तो ये व्यवहार उनका ब्राह्मणों के साथ हुआ। अब आप सत्ता के लिए मैं समझता हूँ कि एकदम से आपको याद आ गया कि फिर से हाड़ी चढ़ाओ, आपका मौका आ गया। जैसे कि ब्राह्मण सबसे बड़ा इज्जत है, हमको लगता है उत्तर प्रदेश का सबसे मूर्ख
समझ लिया मिश्रा जी ने ब्राह्मणों को, अन्यथा ऐसा ब्राह्मणों से अपेक्षा उन्हें करना ही नहीं चाहिए कि भाई हम बुलाएंगे और तुम आ जाओगे और मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया फिर भी हमारे पीछे पीछे तुम चलोगे। इसका मतलब ये कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो जो ब्राह्मणों को इतना मूर्ख समझ। ब्राह्मण कोई, देखिए ब्राह्मण की छटपटाहट ये है कि आप कई लोगों को समर्थन दे चुके और उसमें भाजपा भी शामिल है, भाजपा को दिया, सपा को दिया, बसपा को दिया। अब ब्राह्मण किसी तरह से वोट बैंक बनना नहीं चाहता और वोट बैंक नहीं बनेगा। और इसीलिए मैंने एक कार्यक्रम भी चलाया, सामाजिक नेता बना जाति बेता नेता, और मैं ब्राह्मणों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप सामाजिक नेता बनो, जातिवादी नेता मत बनो। तुम्हारा समाज और देश के लिए कल्याण के लिए सोचो, यही हम परंपरा रही है। तो अब ये लोगों के पीछे मत जाओ। और अगर ऐसा ब्राह्मण करता है तो बाकी सब जातियां उनके साथ होकर एक सामाजिक समीकरण दूसरे ढंग का बनेगा और सब जातियां एक साथ मिले एक दूसरे का कल्याण करने में लग जाए। तो ये मिश्रा जी, लेकिन अब जैसा हुआ कि अगर जैसे प्रधान जी ने कहा कि कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना, अगर खजाना बनाना हो तो उसके लिए तो ये ब्राह्मण सम्मेलन बहुत ही लाभकारी है कि भीड़ जुटा लो, अब सारे जुट जाए तो समझ जाएंगे लोग कि चलो मायावती की टिकट लेने में शायद कुछ फायदा है। और फिर जानते हैं कि मायावती अपने टिकट को किस तरह से देती हैं, क्या उनके क्राइटेरिया, ये पूरा प्रदेश जानता है। तो कोई छिपी बात नहीं करते, सब लोग दिखता है। तो इसका कोई बिल्कुल प्रभाव, और मैं समझता हूँ कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा। लेकिन यह है कि वो राजनीति में है और उनके सत्ता में है, उनके पास दौलत है, तो किसी न किसी रूप में अपने को स्थापित करने की कोशिश करेंगे जी। बिल्कुल जिस तरह से अगर कोई पार्टी अपनी तरफ से ये दावा कर दे कि वो फलाने जाति को अपने साथ लेके या फलाने समुदाय को अपने साथ लेके राजनीति करेगी और अगला चुनाव ऐसे लड़ेगी, तो ये सामान्य स्थिति में नहीं माना जा सकता कि वो जाति या वो समुदाय उस पार्टी के पीछे एकदम से आंख बंद करके चला आएगा। बीएसपी का जो ब्राह्मण कार्ड रहा था एक जमाने में काफी पावरफुल था, काफी उसका असर भी था। लेकिन आज हम देखें, चाहे वो ब्रजेश पाठक हों, चाहे रामवीर उपाध्याय हों, तमाम इस तरह के लोग जो हैं वो बीएसपी से अलग हो गए हैं। और जो ब्राह्मण जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो आज बीएसपी के साथ उस तरह से नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये स्थिति तमाम दूसरी जाति समूहों की भी है। जो दलित या पिछड़े वर्ग के लोग भी बीएसपी के साथ थे, उनको या तो मायावती ने निकाल दिया या वो खुद अलग हो गए। हमारे साथ बीएसपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए भदौरिया जी को आना था, सुदीन भदौरिया जी को, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहे वजहों से वो हमसे नहीं अभी तक जुड़ पाए हैं। हम कोशिश करेंगे कार्यक्रम के अगले दौर में वो हमसे जुड़ें। शरद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो 2007 की परिस्थिति थी, तब एक तरह से उत्तर प्रदेश में सत्ता में बदलाव की आहट दिखाई देती थी चुनाव से पहले बिल्कुल साफ साफ। और मायावती ने जो गोलबंदी की थी उसमें वो बड़ा एक तरह से जमीनी तौर पर परिवर्तन दिखाई देता था। जब हमें याद है, जब अमेठी से सुल्तानपुर तिराहे से अमेठी की तरफ को जो अमेठी में पहला कार्यक्रम हुआ था, और उस कार्यक्रम के लिए ब्राह्मण सम्मेलन का जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम के लिए जब अमेठी सुल्तानपुर तिराहे से अमेठी के लिए भीड़ चली थी, तो तब सबसे आगे 5 ब्राह्मणों को रखा गया था। वो शंख ध्वनि करते हुए और वैदिक मंत्रों को की ध्वनि करते हुए उस जुलूस की अगुवाई उन्होंने की थी। और वो प्रतीकात्मक तौर पर भी था और भावनात्मक तौर पर भी ऐसा लगता था कि चीजों को जोड़ने की बीएसपी की कोशिश है। भले ही उसके जो नतीजे हों वो कुछ भी रहे हों, लेकिन वो उस वक्त राजनीतिक तौर पर एक बहुत ठोस कोशिश लगती थी। इस बार जिस तरह से कार्यक्रम हुआ है, मायावती का इन कार्यक्रमों में किसी तरह का कोई दखल नहीं है और सतीश मिश्रा को पूरी तरह से बागडोर सौंपी गई है। और सतीश मिश्रा ने जिस तरह से आज जो बात कही है, उन्होंने अपने को राम भक्त कहा, ब्राह्मण राम भक्त होते हैं इसलिए हम यहाँ से आए, हम तो सुबह राम की पूजा करके ही हमारा दिन शुरू होता है, इसलिए हमने अयोध्या से शुरू किया, इस तरह की तमाम बातें करी। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि ब्राह्मणों का एनकाउंटर के खिलाफ बदला लेने का वक्त आ गया, ये क्या एक तरह से सतीश मिश्रा खुद बहुत बड़े वकील हैं, अगर एनकाउंटर फर्जी हैं, एनकाउंटरों को लेकर उनको कोई आपत्ति है तो वो कानून का रास्ता उनके पास है, लेकिन वो बदला लेने की बात करें, उन्होंने ये साफ तो नहीं किया कि बदला वोट के जरिए हो, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के लिए बदला लेने का वक्त है। इसको आप कितना आपत्तिजनक मानते हैं? इससे साफ वो बात और पुख्ता होती है जो पांडे जी ने आशंका व्यक्त की कि सिर्फ इसका एक ही उद्देश्य है
इसके जरिए से ब्राह्मणों को कंफ्यूज करके, मिसलीड करके उनका सपोर्ट मिल जाए और पावर मिल जाए, बस बाकी उनके वारे न्यारे हो जाएंगे। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया गोविंद, कि अगर वो वाकई में, चलिए मान लिया एनकाउंटर, वो तो विकास दुबे की बात कर रहे हैं, अब खुल के नहीं बोलना चाहते होंगे क्योंकि उनको लगता है कि एक क्रिमिनल के बारे में सपोर्ट में कैसे बोले। हालांकि वकीलों को कोई इस तरीके का गुरेज नहीं होता है, लेकिन ये बोल करके उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि ये मतलब वो ये बहकावे में वो किसी उसमें बोल गए, वरना उनके लिए उनका दायित्व था कि अगर वो वाकई में ये एकदम से ओवरनाइट कहाँ से आ गया ब्राह्मणों के लिए प्रेम, अगर वाकई में था तो विकास दुबे के टाइम में उनको रिट करनी चाहिए थी कि भाई ये फेक एनकाउंटर है। जो इस तरीके का एनकाउंटर जो सबने देखे किस तरीके से, जिस तरह एनकाउंटर हुआ, कोई दुनिया में उसको नहीं मानता कि जैसे भी किया गया, जिस भौंडपने से किया गया, वो उसके खिलाफ अगर उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया होता, जो आपने पॉइंट आउट किया, तो मानते कि वाकई में उनको सहानुभूति है। और ये भाषा का इस्तेमाल करना, बदला लेने का मतलब कि भाई किसी तरह वोट दे दो, फिर बाकी तो हम अपने वारे न्यारे कर ही लेंगे। तो इससे बड़ा बड़ा स्पष्ट है कि कोई इनका दिल से कोई कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट होता तो ऐसा नहीं है कि कोई या तमाम ब्राह्मण समाज में ऐसे तमाम लोग हैं जो बहुत अच्छे से मेहनत से काम भी कर सकते हैं, राजनीतिक कार्य भी कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिनको जरूरत है मदद की। तो इनसे पूछिए, कभी कहीं पता बता सकते हैं कि कोरोना काल में कितने ब्राह्मणों की मदद करी इन्होंने? इनसे पूछना चाहिए इस पार्टी से कि किसी को एक रोटी भी दी है बसपा के लोगों ने, ये लीडर्स ने? ये आराम से फूड कैंप्स लगवा सकते थे भाई। 190 करोड़ 180 करोड़ तो उनकी पर्सनल वो है, और बहन जी की तो पता नहीं कितने हजार करोड़ की होगी। तो कभी इन्होंने सोचा तक नहीं, तब नहीं ब्राह्मणों का ख्याल है, अभी चुनाव के टाइम में याद आ गया कि अब बस। तो इतना मुझे यही लगता है कि इतनी ब्लेटेंटली अगर कोई करता है, मतलब आंख की शर्म भी ना हो, इसमें इसमें कहाँ कौन मानने को तैयार होगा? मुझे तो लगता है कि पांडे जी को भी इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं कि लोगों को, ब्राह्मण इतना समझदार होता है, इतना जागरूक होता है, इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो आसानी से समझ जाएगी कि इसके पीछे असली जाल क्या है, ये कौन सा खेला हो रहा है। और बड़ी ये मतलब अजीब सी वो है। और आपने एक चीज गौर करी गोविंद पांडे जी, आप भी गौर करिएगा, आप लोगों ने ये चीज पॉइंट नोट किया है, ये खाली अयोध्या से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये कंपटीशन में आ गए हैं पूरे पूरे बीजेपी के साथ हिंदुत्व की राजनीति में। जो सबसे बड़ा ताज्जुब है, इनका फर्स्ट लैप जो है, पहला जो राउंड है, वो अयोध्या से स्टार्ट हो रहा है, 7 जिले में जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा स्टार्ट होगा मथुरा से, तीसरा स्टार्ट होगा काशी से, चौथा विंध्याचल से, और उसके बाद एक बुद्धिस्ट। तो इन्होंने पूरी वो बनाई, मतलब वहां पे ये भी कह दिया कि हम मंदिर बनाएंगे, बीजेपी नहीं बना पाएगी। तो मुझे ताज्जुब भी होता है कि इनकी अपनी बुद्धि कहाँ चली गई। बीजेपी से आप उसके हिंदू राजनीति के गेम में क्या जीत सकते हैं? ये भी सब सारा झूठ झूठ, क्योंकि ओवरनाइट कहानी बना ली। तो इनको मालूम है कि इसका ये हमें नहीं मिलना है, लेकिन ये खाली कंफ्यूजन क्रिएट करके, और ये बीएसपी के बारे में मशहूर है कि भाई पार्टी का टिकट बिकता है तो उससे अर्निंग होती है। तो ये चुनाव का टाइम जो है उनका रेवेन्यू कलेक्शन का टाइम है। तो मेरा ख्याल वो पर्पस तो सर्व हो जाएगा, कोई राजनीतिक पर्पस नहीं सर्व होना है, ना किसी ब्राह्मण का उससे भला होना है, ना ही उसका उनका उद्देश्य है कि उनका भला करें। बिल्कुल, जैसा जो शुरुआती संकेत हैं उनसे बिल्कुल दिखता है कि मकसद सिर्फ व्यक्तिगत लाभ है, और पार्टी का एक तरह से पार्टी को थोड़ा सा चर्चा में लाने मकसद है, और कोई समाज के, ब्राह्मण समाज के हित की कोई बात इसके पीछे कोई सोच है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे इस सम्मेलन को कहा तो गया था ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है, लेकिन जिस तरह से आज जो भीड़ वहां दिखाई दी, नारे लगाते हुए लोग दिखाई दिए, लोगों के किसी के भी मुंह पर मास्क नहीं था। तो एक तरह से ये प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन तो इसको बिल्कुल किसी तरह से नहीं माना जा सकता। ये तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जाहिलों का सम्मेलन था, क्योंकि
कम से कम इतनी भीड़ में आप जहाँ जा रहे हैं, कम से कम मास्क का तो पालन आपको करना ही चाहिए। कोरोना का खतरा भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस भीड़ ने बिल्कुल उन मानकों का कहीं पालन नहीं किया। ये एक बात है। दूसरी बात, पांडे जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मोटे तौर पर ये आरोप है कि जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है वो ब्राह्मणों के हित में काम नहीं कर रही है, ब्राह्मण विरोधी है इस तरह की। लेकिन राज्य के मुख्य सचिव हों, राज्य के उप मुख्यमंत्री हों और तमाम कुछ समय पहले तक तो डीजीपी भी ब्राह्मण समाज से थे और बहुत सारे प्रमुख स्थानों पर ब्राह्मण लोग मुख्य सचिव प्रतिनिधित्व करते हैं। अब वो तो मैं पहले ही कह चुका, वो इस तरह के स्थानों पर लोग दिखाई देते हैं। अब जो बीएसपी जिस राजनीति की बात करना चाहती है, और आपने जो संकेत दिया कि आपने कहा कि ब्राह्मणों को राजनीतिक वर्चस्व के बजाय सामाजिक वर्चस्व में आगे होना चाहिए, और अगर वो सामाजिक वर्चस्व में आगे होंगे तो वो सबको एकजुट कर सकेंगे और शायद ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी बहुत आदर्श स्थिति होगी। आप इसमें अपनी क्या भूमिका देखते हैं? किस तरह से इस मुहिम को आगे आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी जी, हमने तो आज इनके जो सम्मेलन था उसका तो पूरा का पूरा हमारे नैतिक पार्टी के लोग गए और एक जबरदस्त प्रदर्शन उन्होंने किया, नारे लगाए कि सतीश मिश्रा वापस जाओ, जाति ब्राह्मण जातिवादी नहीं है, ब्राह्मण सामाजिक लोग हैं, ये सभी समाज के लोगों के लिए काम करते हैं, ये सामाजिक नेता है, इनको मत बरगलाओ और इस तरह के जातिवादी सम्मेलन बंद करो। अब ये जो कह रहे हैं कि ये प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन है, तो प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन आके कहते ना वो हमारे नैतिक पार्टी के लोगों से कि भाई आइए, आप लोग भी आइए, हम लोग जातिवादी नहीं है, हम तो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं। बल्कि हमारे नैतिक पार्टी के जितने कार्यकर्ता गए उनको पुलिस में भेज के और उनको कुछ देर के लिए उनको गिरफ्तार भी करवा लिया और कहे आप नारा नहीं दे सकते हैं, आप मिश्रा। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग नैतिक पार्टी के हैं, जहां जहां भी देश में करोड़ों नैतिकता की बात होगी, ये पूरा नैतिकता की बात कर रहे हैं, जातिवादी बात, तो हम उसका विरोध करेंगे। तो आपको बताऊं कि वहां के डीएम ने ये कहा कि हमारे नैतिक पार्टी के 40-50 ही लोग थे, ज्यादा नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं आप लोगों की हिम्मत को दाद देता हूं कि आप लोग 50 लोग आए और इनके इतनी बड़ी भीड़ को ललकारने के यहाँ पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि इसलिए पहुंच गए कि हम नैतिकता की बात कर रहे हैं, ईमानदारी की बात कर रहे हैं। 1 करोड़ भी खड़े रहेंगे तो हम बोलेंगे, हम लोग देखेंगे नहीं कि 1 करोड़ लोग खड़े हैं तो हम नहीं बताएंगे। मिश्रा जी जैसे पढ़े लिखे लोग, देखिए ये एडवोकेट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार है, आप इस बात को, आपने उसका नाम कुछ भी दी, लेकिन जो आपने बयान दिया है, क्या वो बयान जातिवादी नहीं है? कल अगर उस बात को, अगर जो जो भी स्टेटमेंट इनका हुआ, जैसे कि ब्राह्मणों को बदला लेने की बात, ये तो प्रबुद्ध बच्चनों से नहीं कहा, ये तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को बदला लेना है। अगर अच्छा, और प्रबुद्ध जन में कौन है? आप नहीं है क्या? शरद जी नहीं है क्या? हम लोगों को है। अगर प्रबुद्ध जन का होता तो हम लोग को भी आमंत्रित करते कि आइए आप लोग, तो भाई प्रबुद्ध जन आप लोग भी हैं, आइए हमारे सम्मेलन में आप भागीदारी करिए। लेकिन वो तो बातें नहीं, हम वो उनके लिए प्रबुद्ध जन वही हैं जिनको इन्होंने भाड़े पर कुछ ब्राह्मणों को जरूर बुलाया होगा, भाड़ा देके, और वही उनके प्रबुद्ध जन हो गए उनके। और उस प्रबुद्ध जन को ब्राह्मण के राजनीति के नाम पर आप प्रबुद्ध जन साबित कर रहे हैं। अरे प्रबुद्ध जन की राजनीति करिए, सब आएंगे, और आप उसमें प्रबुद्ध जन वाली कोई बात तो कहिए। और मैं कहता हूं कि आज के समाज में जब जातिवाद इतनी और अनैतिकता का रूप ले चुका है, वहां प्रबुद्ध जनों को यही चाहिए कि हम सामाजिक बात करें। और अगर ब्राह्मण अपने को प्रबुद्ध जन समझते हैं तो उनको पहला ये काम करना चाहिए कि सर्व समाज के लिए काम करना चाहिए, सामाजिक नेता बनना चाहिए, सभी जातियों को जोड़ना चाहिए और सभी जातियों के सम्मान के लिए और न्याय के लिए काम करना चाहिए। और यही काम मैं कर रहा हूँ, और मैंने सभी जातिवादियों को ललकार रहा हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी के जातिवादियों में ललकार रहा हूँ। और सामाजिक नेता बनाम जातिवादी नेता के नाम से मैंने एक चैनल शुरू करके इस बात को ललकार रहा हूँ, सारे जातिवादियों को ललकार रहा हूँ। और सबसे कह रहा हूँ कि इस समय आ गया है कि अब आप सामाजिक नेता बनिए, देश को, अगर लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, तो ये करिए। देखिए ऐसा न करने से आप देखिए छोटी छोटी जातियां पार्टी बना के खड़ी हो गई कि हमारे जाति के लोग जुट गया। कहाँ ही कैसे आप वो डेमोक्रेसी को चला पाएंगे जब हर जाति, एक एक जाति वो ओबीसी, और वो उन्होंने भी एक जाति मोर्चा बना लिया, राजभर ने एक जाति मोर्चा बना लिया, कल निषाद ने एक जाति मोर्चा बना लिया, फिर किसी और ने जाति नेता बना लिया, 50 जाति मोर्चा चलेंगे। और बताइए कोई इस तरह से लोकतंत्र चलता है क्या? और उसके मिश्रा जी जैसे ब्राह्मण हैं, अगर प्रबुद्ध है, तो इसको उनको रोकना चाहिए। वो ब्राह्मणों को जातिवादी बना के और उनको आगे चलना है।
जिस आदमी को अगर जरा भी, अगर मिश्रा जी मतलब एडवोकेट है, राज्यसभा के मेंबर है, अगर वो प्रबुद्ध है तो प्रबुद्ध का मैं समझता हूँ वो प्रबुद्ध का सामाजिक नेताओं का आह्वान करिए ना, सामाजिकता के आह्वान करिए, जातिवाद के आह्वान आप कैसे कर सकते? और कानून के भी खिलाफ है, क्योंकि कानून में संविधान में सिर्फ एक जाति की मान्यता हुई है, वो है अनुसूचित जाति। लेकिन अनुसूचित जाति के लिए कोई अब काम नहीं कर रहा। अब कोई किस, अब सभी जातियों के लिए काम कर रहा, अलग अलग जातियों के लिए। तो मायावती का तो नारा ही है कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जिस जात की जितना हिस्सा, जितनी संख्या उतनी भागीदारी, संख्या भागी, इससे बड़ा जातिवाद क्या होगा? और जूते मारो चार के बाद बहुत वही नारा। बहुत बहुत दुखद किस्म की स्थितियां हैं। और उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से बात, लोगों की अपेक्षा है, जनता की अपेक्षा है कि मुद्दों पर चुनाव हो, लेकिन राजनीतिक दल तमाम इस कोशिश में है कि चुनाव जातियों पर हो, चुनाव समूहों के आधार पर, जाति समूहों के आधार पर हो। अभी आपने पांडे जी जिक्र किया जिस तरह का, एक जाति समूह ने तो यहाँ तक की घोषणा कर दी कि उनके सरकार में हर साल एक नया जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा और कई जातियों के उप मुख्यमंत्री होंगे जो बदलते रहेंगे। इस तरह तक की बातें सामने चर्चा में आती हैं। शरद जी, जो बीएसपी की जो अब इस बार ये जो एक तरह से पहल है, जाति गोलबंदी है, क्या आपको लगता है कि अब बीएसपी के लिए ये संभव है, जबकि उसकी अपना जो दलित वोट बैंक है वो भी उसके पास नहीं है? तो क्या बीएसपी के लिए संभव है कि वो इस नारे के साथ वो आगे चुनाव में कोई सफलता हासिल कर सकती? देखिए, इस वक्त बीएसपी उसे मालूम है कि क्या स्थिति है, उसे मालूम है कि इसका परिणाम क्या होना है। उसके बावजूद भी ये आडंबर रचा रही है, जिससे बड़ा स्पष्ट है कि ये सारा एक ड्रामा किया जा रहा है किसी दूसरे पर्पस के लिए। इसलिए नहीं किया जा रहा है कि हम जीत जाएंगे, सरकार बना लेंगे। ऐसे नहीं बनती है कि आप 4-4.5 साल तो आपने आराम किया और आप ओवरनाइट जो है लोगों को कन्विंस कर देंगे कि साहब हम जो है आ रहे हैं, बस कल हम आके सरकार बना लेंगे। तो इसी से दिखता है। और मायावती इतनी बेवकूफ नहीं है, उन्हें भी मालूम है। सतीश मिश्रा इतने बच्चे नहीं है कि उनको भी नहीं पता है। ये सारा जो है किसी दूसरे ही पर्पस से किया जा रहा है। कोई इनको मालूम है कि हम पावर में नहीं आ सकते हैं। ये खाली ये रचाया जा रहा है इस उद्देश्य से कि ड्रामा दिखाना है कुछ, जिससे दो पर्पस सर्व होंगे कि लोग आएंगे, टिकट आरती आएंगे, पैसा देंगे, सिंपल सी बात है। और दूसरी तरफ अगर अंडरहैंड डील है इनमें और भाजपा में, अगर यह सत्य है तो उस डील का भी पर्पस सर्व हो जाएगा। बीजेपी भी खुश हो जाएंगी, नरेंद्र मोदी भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये तो दिखाने को हो जाएगा साहब हमने देखिए पूरा इतना कर दिया जिससे कि ब्राह्मण वोट जो है वो डिवाइड हो जाए और एक तरफा ना चला जाए। हालांकि इसमें वो भी बड़ी बेवकूफी की बात है जो अखिलेश यादव ने करी है। देखिए, अखिलेश यादव भी सोच रहे हैं कि हम चुटकी बजाएंगे और ब्राह्मण हमारी तरफ चला आएगा, तो वो भी बड़ी नादानी है, बेवकूफी है। और सडनली ये जो होड़ लग गई है दोनों में, बसपा में और सपा में, कि ब्राह्मण वोट जो है घूम रहा है, हमारा इंतजार कर रहा है, बस हमें आगे बढ़ना है, वो हमारी तरफ आ गया। और हम अपनी हिंदू की राजनीति प्ले करके, जिसमें माहिर महारत हासिल है सिर्फ भाजपा को, और लोगों का अटैचमेंट भी उससे है जो हिंदुत्व लाइंस पे और या हिंदू पॉलिटिक्स में बिलीव करता है, सिर्फ हिंदुओं की पॉलिटिक्स है, तो जाहिर है कि वो भाजपा में जाएगा। आपको किस लिए जाएगा? तो ये इतने नादान नहीं कि इनको पता नहीं। तो ये सारा कुछ किया जा रहा है सिर्फ उसी उद्देश्य से, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको न यानी तो कि साफ है कि निशाना कहीं है और निगाहें कहीं और हैं। और जिस तरह से जो परिस्थितियां हैं, उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ नौकरशाह अधिकारी से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपने मधुमक्खी को देखा होगा। मधुमक्खियों में जब वो एक समूह बड़ा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो एक रानी मक्खी उनके बीच में होती है। वो जहाँ पर बैठती है सारा समूह वहीं जाकर बैठ जाता है और फिर एक नया वहाँ पर एक नया समूह बन जाता है। तो उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में जो चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, इस तरह के नेता अपने को उसी रानी मधुमक्खी की तरह सोचते हैं कि वो जहाँ जाएंगे, जहाँ बैठेंगे, सारी भीड़, सारे वोटर उनके इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे और उसी के बूते पर
उनकी सरकार बनेगी। तो इस तरह की हास्यास्पद स्थिति है। आप जब सरकार में होते हैं तब समाज के लिए कुछ नहीं करते, जब आप सरकार में नहीं होते हैं तो भी आप समाज के लिए कुछ नहीं करते, बल्कि आप समाज को बांटने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, समाज को जोड़ने की कोशिश करते कभी नहीं दिखाई देते। ये भारत की राजनीति का दुर्भाग्य है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में और बिहार जैसे राज्यों में तो इस चीज को हम बहुत निकृष्ट स्तर तक घटित होते हुए देखते हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार विधानसभा का जो चुनाव होगा वो मुद्दों पर होगा। चाहे राजनीतिक दल कोशिश कैसी ही करें, लोग इनके भटकावे में नहीं आएंगे, इनके बरगलाने में नहीं आएंगे और मुद्दों पर अपने हित में, राज्य के हित में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इसी आशा के साथ हम आपकी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। पांडे जी आपका बहुत बहुत आभार, शरद जी आपका बहुत बहुत आभार। और हमें खेद है कि बीएसपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुधीर भदौरिया हमारे साथ नहीं जुड़ सके। फिलहाल इसी के साथ हम अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमको शेयर करें, और साथ ही साथ अपने सुझावों से, अपनी टिप्पणियों से, अपने जो अनमोल विचार हैं, अपने जो सुझाव हैं उनको हमको लगातार भेजते रहें, ताकि हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर कर सकें और द फ्री प्रेस के जरिए एक स्वच्छ और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की जो कोशिश है उसको आगे बढ़ा सकें, उसको कामयाब कर सकें। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।